कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीरो डिग्री पर। तो आज हम करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको लुईस 16 उसके नए प्रपोजल्स के बारे में, स्ट्रगल टू सर्वाइव, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 3 स्टेट्स में डिवाइडिंग, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज हम शुरू करेंगे ग्रोइंग द एज ऑफ मिडिल क्लास, आपका बुक की पेज नंबर 6। आज हम बुक की पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ग्रोइंग मिडिल क्लास, एनविसेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। तो बेसिकली क्या था कि अब तक हमने पढ़ा था कि लुईस 16 ने 3 स्टेट्स डिवाइड किए थे, जिसमें सिर्फ जो थर्ड स्टेट था वो ही टैक्स भरता था फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को। लेकिन अब उसके बाद में जब टैक्सेस बढ़ा दिए गए तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई, जिससे उनकी फूड की प्राइसेस बढ़ गई, ब्रेड्स की प्राइसेस बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई एकदम से। लेकिन लोगों की वेजेस नहीं बढ़ी, उनको खाने की कमी होने लगी, जिस वजह से उनकी बॉडी वीक होने लगी, उनकी डायरेक्ट डेथ होने लगी और कुछ दंगे करने लगे, फूड चोरी करके छीनने लगे, उनसे उनकी डायरेक्ट डेथ हो गई। वीकर बॉडीज में उनके पहले डिसीज हुई, फिर उनको उनकी डेथ हो गई। तो कुल मिला के ये तो हमारा पिछला पार्ट था। आज हम पार्ट 2 में करेंगे ग्रोइंग द एज ऑफ मिडिल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। This state was educated and believed that no group in society should be privileged by birth। मतलब कि ये जो स्टेट था, इसमें जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो ये इसमें विश्वास रखते थे कि किसी भी सोसाइटी के ग्रुप को, यानी कोई भी सोसाइटी के ग्रुप को बर्थ से प्रिविलेज नहीं कराया जाना चाहिए, यानी कि उनके जन्म से उनको अधिकार नहीं देना चाहिए। उनका जो अधिकार है इस राज्य में उनसे उनको अधिकार मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि किसी भी सोसाइटी के ग्रुप को बर्थ से प्रिविलेज नहीं कराया जाना चाहिए। Their ideas put forward by the philosophers such as John Locke, English philosopher, and the Russian French philosopher। जो उनके आइडियाज थे, वो जो फिलोसोफर्स थे जैसे कि हमारे जॉन लॉकी इंग्लिश फिलोसोफर और जो रशियन थे फ्रेंच फिलोसोफर्स, उन्होंने लोगों के सामने अपने आइडियाज को रखे। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस। जो कि अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन था और जो उसके हर एक इंडिविजुअल राइट्स की जो गारंटी थी, वो एक फ्रांस की पॉलिटिकल थ्योरीज का एग्जाम्पल है। These ideas were discussed intensively in salons। इन फिलोसोफर्स के जो भी आइडियाज होते थे वो सैलॉन्स में डिस्कस होते थे, कॉफी शॉप्स में डिस्कस होते थे ग्रुप में, और धीरे धीरे कर कर बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों में ये आइडिया स्प्रेड होते जा रहे थे। और इसको ये लोग न्यूज़पेपर्स और बुक्स के थ्रू वो लोग इन चीजों को पढ़ते थे। तो ये थी ग्रोइंग द एज ऑफ मिडिल क्लास की बात कि जितने भी स्टेट्स के एजुकेटेड लोग थे वो ये चाहते थे कि किसी को भी बर्थ से, किसी की ग्रुप भी सोसाइटी को बर्थ से प्रिविलेज नहीं कराया जाना चाहिए। जॉन लॉक और रशिया जो फ्रेंच और इंग्लिश फिलोसोफर्स थे, उन्होंने आइडियाज लोगों के सामने रखे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है और जो इंडिविजुअल राइट्स उनके अंदर वो गारंटी दिलाता है लोगों को, जो कि फ्रांस के पॉलिटिकल थ्योरीज का एग्जाम्पल है। ये आइडिया सैलॉन, कॉफी शॉप्स में डिस्कस होते थे और फिर ये लोगों में न्यूज़पेपर्स और बुक्स के थ्रू स्प्रेड होने लगे और उनसे उन्होंने बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो उनको पढ़ते थे, जो कि आइडियाज फिलोसोफर्स लोगों में फैला रहे थे। तो ये थी ग्रोइंग मिडिल क्लास एडवांटेजेस एंड एड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, ये जो न्यूज थी लुईस 16 ने जो टैक्सेस को लगाने की, वो भी इस स्टेट जनरेटेड एंगर प्रोटेस्ट के द्वारा, प्रिविलेजेस के द्वारा, सिस्टम्स के द्वारा ये अरेंज की गई थी इस थ्योरी में ये बात। सो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि नेशनल असेंबली क्या थी, नेशनल असेंबली के राइट्स क्या थे और डिमांड क्या थी थर्ड स्टेट की। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में याद रखना पड़ेगा, जो कि आपकी बुक की पेज नंबर 8 के साइड ग्रीन बॉक्स में दे रखा होगा सम इंपॉर्टेंट डेट्स। उसी के बेसिस पे हमारा ये आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन बना है।
जी हाँ, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन इन्हीं डेट्स के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो बेसिकली क्या था कि लुईस 16 ने मीटिंग बुलाई, नए टैक्सेस के प्रपोजल्स पास भी करा दिए, लेकिन 1789 को क्या हुआ, ई स्टेट्स की जर्नल मीटिंग आई नए टैक्सेस को पास कराने के लिए। एक वर्साइल्स का रिप्लेंडेड हॉल था वर्साइल्स के अंदर, जहां पर डेलीगेट्स को होस्ट किया जाता था। वहां पर पहली और दूसरी ई स्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया था। वहीं पर मीटिंग हुई थी हमारी, मतलब जो लुईस 16 की मीटिंग थी वो वहीं पर हुई थी। थर्ड ई स्टेट में जो पीजेंट्स आर्टिशन वुमेन्स थे उनको असेंबली के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी, ठीक है। और उनकी जो डिमांड्स थी वो 40,000 लेटर्स में लुईस 16 के पास आई थी। जब वोटिंग हुई है स्टेट्स जर्नल के अंदर, तो उनका जो प्रिंसिपल था कि हर एक ई स्टेट का एक वोट होगा, ठीक है। इस टाइम पे जो लुईस 16 था उसने वही सेम प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वो उनकी ये डिमांड थी कि जो वोटिंग है वो इक्वली हो। ऐसा नहीं कि वुमेन्स को नहीं है, जो मेन है अबव 25 इयर्स उन्हीं को वोटिंग है, सबको वोटिंग मिले, इक्वली मिले, ये थर्ड स्टेट्स के लोग चाहते थे। जब किंग ने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो असेंबली से बाहर चले गए, क्योंकि जब किंग उनकी नहीं सुन रहा तो वो भी वहां पर रुक के क्या करते, तो उन्हें वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। फिर 20 जून को एक इंडोर टेनिस कोर्ट, जो वर्साइल्स के ग्राउंड में जो इंडोर टेनिस कोर्ट है उधर असेंबल हुए। उन्होंने एक नेशनल असेंबली को डिक्लेयर किया, तब तक जब तक एक फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और उसकी पावर्स मोनार्क के पास लिमिटेड होती, इसलिए उन्होंने तब तक उसको नेशनल असेंबली बना दिया गया जब तक फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। लेकिन उन्होंने एक जर्नल और डिलीवर पावरफुल स्पीचेस भी कहे लोगों से इनके उसके बारे में। अब जो एबेसियास थे, जो कि प्राइस थे, उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लॉन्च किया फ्रांस के अंदर जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड ई स्टेट। जी हाँ, उन्होंने ये लॉन्च किया कि उसमें ये बताते हैं कि क्या है ई स्टेट, उनके साथ क्या अत्याचार है, क्या है, सब कुछ उसमें उन्होंने ये बताया है। अब ये पैम्पलेट आपकी बुक में तो शो है नहीं, क्योंकि आपको इतना डीपली जाना नहीं है, हमें तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये चैप्टर क्या कहना जा रहा है। तो हमें उस पैम्पलेट से कोई मतलब नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि एबेसियास प्रेस ने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लॉन्च किया था फ्रांस के अंदर जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड ई स्टेट। और जहां तक हमने थर्ड ई स्टेट के बारे में पढ़ा है तो उसमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस बुक से मिलती जुलती होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आउटब्रेक्स की थी। अब चलो अब जरा हम थोड़ा डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये सारी आपकी डेट्स हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है 1774, 1789, 91, 92 to 93 एंड 1804 एंड 1815। ये जो 90 to 93 का पीरियड है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इन डेट्स को फोकस कर लीजिएगा किसमें क्या है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं लाइव आऊँ लोगों के पास ताकि उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि मुझे लाइव आना चाहिए कि नहीं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो अब हम बात करते हैं फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी कि फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के सिस्टम से फ्रांस के जो राइट्स थे वो अब बनाए गए थे। अब वो क्या था कि जो नेशनल असेंबली थी उसमें 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर चुके थे और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे मोनार्की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया जाए। ये जो पावर्स थे ये एक आदमी के मतलब एक पर्सन के हाथ में तो रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो पर्सन फिर अपनी मनमानी करने लग जाता एज बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती इस वजह से। तो इसलिए इन पावर्स को सेपरेट कर दिया गया 3 इंस्टीट्यूशन में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो मोनार्क की 3 पावर्स में डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, क्या क्या इनकी पावर्स थी,
ये सब आपने सिविक्स में पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, बेसिकली 6th, 7th में और 8th में भी आपने इनको पढ़ा ही होगा आई होप। तो ये सारी चीजें थी और फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इन तीनों की। तो ये 3 पावर्स में डिवाइड कर दिया गया था। इससे जो थी फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुकी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उसमें बहुत सारे लॉज बनाए गए नेशनल असेंबली के अंदर जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। ये इसमें यही था कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट टू वोट तो है, लेकिन जो 25 ईयर्स के मेन हैं, जो 25 ईयर्स अबव मेन हैं, उनको टैक्सेस पे करना है, उन्हीं को ही राइट टू वोट है, वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं है। ये सारी चीजें फ्रांस में बनाई गई थी। अब आपका बुक का पेज नंबर 10 खोलिए और उसका ये वाला डायग्राम देखिए आप, उसका आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर्स ये 3 पार्ट्स में और डिवाइड की गई थी, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। जुडिशरी सबसे हाईएस्ट पावर है, जुडिशरी के पास हाईएस्ट पावर है। लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में करके रखता है और एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, किंग और मिनिस्टर्स। किंग जो है वो नेशनल लेजिस्लेचर के साथ वेटो में होता है और ये जो लेजिस्लेटिव में जो नेशनल असेंबली है वो किंग को मतलब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में करके रखती है, लेकिन जुडिशरी जो है वो इन दोनों को ही कंट्रोल में करके रखती है। ये नीचे यहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स बताए गए हैं, यानी कि दोज हु हैव राइट टू वोट अबव 25 इयर्स men they are active citizen, but passive citizen they have no voting rights, women, children, youth below 25 years। ये सारे इनके राइट्स थे। अब हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं। सो दोस्तों, आज हमने ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, ग्रोइंग द एज ऑफ मिडिल क्लास, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन इन द फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो आई होप आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे पार्ट नंबर 3 की। तो आई होप आप सभी को मेरा टॉपिक समझ में आया होगा एंड आपके नए सेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। आज अब आपका नया सेशन चालू होने वाला है, तो जो भी 9th के स्टूडेंट्स हैं आई होप वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा। जाने से पहले जो साइड में लिखा है लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो ऑन एफबी पेज, subscribe my second channel 0 degree, follow my second channel on Facebook page and all the links are provided in the description box। ठीक है, मेरे सेकंड चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें मैं आज एक न्यू वीडियो शायद ही पोस्ट कर दूंगी, बट मैं करूंगी। So please be attentive, stay tuned for the next video, keep subscribing, keep loving and keep supporting my channel। Bye bye।